क्या मजेदार शुरुआत आज ज्ञान चतुर्वेदी जी की चुभते हुए व्यंग से और फिर दृष्टिकोण तीन सोचना जरूरी है। और दरअसल हम लोग यहाँ सभी सोचने के लिए, सोचना सीखने के लिए आए। और जब हमें टॉपिक्स दिए जाते हैं कि आपको ये बोलना है तो फिर हम सोचना शुरू करते हैं। और जब सोचना शुरू करते हैं तो सोचते हैं कैसे सोचें, कहाँ से सोचें, क्या सोचें, कुछ सोचते हैं, उसके हिसाब से चीजें खोजते हैं। और जब खोजते हैं तो फिर नए ढंग से सोचना शुरू करते हैं। तो सिलसिला है ये सोचना, ये प्रोसेस, गुजरना, चीजों को ढूंढना, पढ़ना, फिर सोचना, ये प्रोसेस बहुत जरूरी है। और अभ्यास में होता है क्या, हम सब ने शुरू में अभ्यास किया है। अभ्यास जब आप करते हैं तो आपको शुरू में थोड़ा श्रम लगता है, उसके बाद फिर एक तरह से ऑटोमेटिज्म हो जाता है, आप खुद ब खुद करने लग जाते हैं। जैसे गाड़ी चलाना आप सीखना शुरू करते हैं, स्टेप्स आते हैं, लेकिन जैसे ही आप सीख लेते हैं तो फिर आप शेयर मार्केट के भाव से लेकर प्रेमिका से गपशप करने से लेकर के और बीवी से झगड़ा करने से लेकर के और कत्ल की तैयारी करने से लेकर के आप कुछ भी कर सकते हैं गाड़ी चलाते हुए। ये जो तो एक दिमाग ऐसे काम करता है, तो दिमाग बड़ा खूबसूरत डिपार्टमेंट है। आप उसको रात को कुछ कह दीजिए कि कल मुझे इस तरह का शकरकंद का हलवा बनाना है, वो नए ढंग से नई रेसिपी बताओ, वो नई रेसिपी कल बता देगा। ये हमारे दिमाग की प्रकृति है। वो आपके ही भीतर जो जितनी चीजें हैं सबको लेके मिला के जुला करके वो आपसे आपको वो नई चीज दे देगा। तो आज जो वो शुरू करें इससे पहले इकबाल साजिद का एक शेर है, बड़ा खूबसूरत है कि वो चांद है तो अक्स भी पानी में आएगा, वो चांद है तो अक्स भी पानी में आएगा, किरदार तो उभर के कहानी में आएगा। तो ये सोच लीजिए, चांद की शिनाख्त जरूरी है और पानी जरूरी है। पानी तो होना चाहिए, नहीं तो उभरेगा कहाँ, और पानी कहाँ हो, आपके भीतर। तो चलिए इस इंट्रो के साथ आपको सबक पे ले चलते हैं। सबसे पहले एक डिस्क्लेमर कि मैं कहानी लिखती नहीं। मैंने 4-4.5 कहानियां लिखी हैं, जिसमें मनीषा जी खारिज कर चुकी हैं 2-2.5 को, 2 उसमें बची हैं साबुत। और तब मैं हूँ यहाँ। तो जो कोच होते हैं क्रिकेट एकेडमी में, उस बहुत अच्छे खिलाड़ी भी होते हैं सब, जो बहुत बेकार वाले होते हैं वो कोच ठीक ठाक बन जाते हैं। तो हमारी हालत नहीं है कि मैं कुछ बातें अपने एंगल से कह सकता हूँ, अपने मैं कहाँ फेल किया, क्या कमियां हैं, वो चीजें भी हेल्प करती हैं आगे बढ़ने में। दूसरा डिस्क्लेमर ये कि जो कहानियां होती हैं उनको आप बांट नहीं सकते, स्लाइस नहीं कर सकते। ये प्लॉट है, ये वॉइस है, ये पॉइंट ऑफ व्यू है, ये कैरेक्टर है, आलोचक कर सकता है, लेकिन पाठक ऐसे नहीं करता, रचनाकार भी ऐसे नहीं करता है। सारी चीजें एक साथ प्रोसेस होकर निकलती है। दरअसल कोई भी कहानी शुरू होती है अक्सर एक आइडिया, छोटी सी कविता बोले क्या पढ़ ले सकते हैं कि एक स्त्री की नींद के बहुतेरे दुश्मन हैं, अलाद की जगह उनमें सबसे नीचे है। अब आप एक स्त्री की नींद के दुश्मनों के बारे में सोचना शुरू कीजिए, चीजें आएंगी बहुत सारे किरदार आएंगे, बहुत सारे चरित्र आएंगे, घटनाएं आएंगी, पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत कुछ आएगा। तो अक्सर आइडिया ऐसे ही आता है। स्टीफन स्पिंडर कहते हैं कि बस एक पंक्ति कौमती है, चिलमिलाती है, बस, और फिर मैं घूमता हूँ उसको लेके, जब तक थोड़ी देर बैठता हूँ और कविता बननी शुरू हो जाती है, मेरे कंट्रोल में चीजें नहीं रहती। ये क्रिएटिविटी होती है। तो ये आइडिया ऐसे ही आता है, बस एक कौन है, एक बात, उस बात से बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी, लेकिन बात होनी चाहिए और दूर तक जाने का रास्ता मालूम होना चाहिए। अब मैं बाकी 2 उदाहरण देके आगे बढ़ता हूँ। दरअसल जो टॉपिक है मनुष्य, क्यों हम मनुष्य की बात कर रहे हैं, क्यों मनुष्य को परिभाषित कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि पहले जानना जरूरी है कि मनुष्य होता कौन। मन जो शब्द है संस्कृत का, इसकी मूल धातु है मन, नाम हालत है। इसका अर्थ ही है जानना, समझना, सोचना, बोध होना, विचार करना। और मनु जो सोचने वाला, मनुष्य जो सोचने वाले दिमाग का मालिक। तो आप
अगर मनुष्य हैं तो उसके मालिक हैं। और जितनी भी कहानियां कही जाती है वो सब आदमियों के द्वारा कही जाती है, आदमियों के लिए कही जाती है और आदमियों की कही जाती है। अभी बड़ी खूबसूरत कहानी चल रही थी हंस में, एक नीली गेंद की कहानी है। वो नीली गेंद तो मैं नाम नहीं ले रहा हूँ ऑथर का, मेरा ख्याल है आप सब पढ़ी होगी कहानी। वो गेंद आपको लग सकता है कि वो तो एक निर्जीव वस्तु है, लेकिन जब वो लुढ़कती है और यहाँ से वहां जाती है तो जिंदगी की कविता बिखरती चली जाती है। अलेक्जेंडर पोपलिन की बड़ी खूबसूरत कहानी है एमराल्ड की। उसमें उसका जो प्रोटैगनिस्ट है वो घोड़ा है, शेयर मार्केट रेस का घोड़ा है। और वो मैं उस कहानी से कभी परिचित नहीं होता, मनीषा जी ने मुझे वो कहानी पढ़वाई थी बता करके और उन्होंने भेजी थी मेरे जन्मदिन पे। वो रत्नकंजन और अन्य कहानियां निर्मल ब्राह्मण ने अनुवाद किया है उसका, और वो पढ़ने के बाद लोग सिहर जाते हैं और तब आपको समझ में आता है कि घोड़ा कितना खूबसूरत मेटाफर बन सकता है जिंदगी के बारे में। अभी आवाज ठीक है? माइक देखो क्या अभी ठीक है? माइक तो ठीक है, अभी ठीक है? अभी हाँ ये घूम गया होता, अब ठीक है ना? अब ठीक रहेगा। चलिए हाँ, तो नीली गेंद से मैं इमरान की बात कर रहा था कि वो घोड़ा पूरे एक बड़े प्रतीक में बदल जाता है। और कब कुबरी ने कहानी लिखी और आज जब कंज्यूमरिज्म का जो बवाल है उसमें आप जो कुछ या कॉर्पोरेट कल्चर का बवाल है और आदमी उसमें कैसे एक वस्तु में बदल गया है, सब एक दूसरे को इस्तेमाल करने में लगे हैं, तो ताकतवर लोग हैं। अब सोच के देखिए कि हम सब व्यवहार में बदल गए हैं। 10 रुपए का नोट कृष्णचंद्र की जो किताब थी, तो एक नोट यहाँ से वहां घूमता जाता है, लेकिन वो क्या है? वो एक इंसान ही तो है। वो नोट हो, घोड़ा हो, गेंद हो, सब एक नजरिया है। वो चीजें बहती चली जाती हैं और सब चीजों को जोड़ती चली जाती हैं। तो आप कुछ भी कहें, आप कहानी जो है तो मनुष्य की ही कह रहे हैं, चाहे कुछ भी कहें उसमें। अंजलि मिलर एक बड़े उपन्यासकार हैं, आप लोगों में से कुछ उनके उपन्यास पढ़े हो, मैं जिक्र नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने राइटिंग के मेथड पे और इस पे क्रिएटिविटी के प्रोसेस पर उन्होंने काम किया है, रिसर्च किया है और उन्होंने काफी कुछ लिखा भी है। वो कहते हैं कि कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और कोई भी किसी भी तरह का उपन्यास हो, सबसे जरूरी है अच्छे कैरेक्टर्स करना। वो कहते हैं कि जासूसी उपन्यास में भी कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है। कल मर्डर की बात हो रही थी और उसके कातिल तक पहुंचने की बात हो रही थी, तो क्या बता रहे थे बालीबाग साहब? सुनील चक्रवर्ती, राम रहीम और ये और वो सब कैरेक्टर्स, और वो जो कोई दुष्ट हो या कोई वुमनाइजर उसमें हो, सब उस तरह के जो जासूस होते थे वो सारे शरीफा बदमाश जासूस वो कैरेक्टर्स आ रहे थे। तो इसलिए कहते हैं कि जो ऑथर बढ़िया कैरेक्टर नहीं करेगा तो अपनी छाप नहीं छोड़ेगा। क्या बात? इसलिए धड़कता फड़कता सनसनाता दिल में चुभने वाला उतरने वाला कैरेक्टर करना जरूरी है। ऐसा लगता है सोर्स ऑफ कैरेक्टर का सबसे पहला आंसर तो इसका यही है कि वो आपका जो शादी संस्कार भीतर का है उससे आता है और अंतिम जवाब ये भी उसी से आता है। लेकिन बीच में आपका परिवार, इसको आप जानते हैं, पड़ोस को, अपने संसार को, जो आप किताबें पढ़ते हैं, इतिहास के जो पात्र हैं, ये जो पूरा म्यूजियम, जो विशाल म्यूजियम हम लोगों ने गढ़ा है सभ्यता की पूरी यात्रा में, वहां बहुत सारे पात्र हैं, वहां से पात्र आते हैं और पढ़ना जरूरी है। किताबें इसलिए पढ़ते हैं ना क्योंकि लोगों से मिल सके, तो पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां से पात्र बहुत सारे आते हैं, मिथकों से पात्र आते हैं, इतिहास से पात्र आते हैं। एंड के साथ एक बड़ी खूबसूरत बात यहाँ फिर कही है कि अगर आप कोई पेंटर अगर किसी पेड़ का पेंटिंग बनाना चाहता है, सीखना चाहता है, उसे दो चीजें जानने की जरूरत है। पहली तो ये कि वो पेड़ को देखे और दूसरी ये कि पेड़ की पेंटिंग को देखकर किसने पहले बनाया है। क्योंकि पेड़ जब आप देखते हैं तो मालूम होता है कि पेड़ ऐसा होता है और पेड़ की पेंटिंग देखते हैं तो आप समझते हैं कि पेड़ ऐसा भी हो सकता है और वैसा भी हो सकता है। मैं तुम वाह वाला एंगल लगा देंगे तो पेड़ कई तरीके से हो सकता है। पेड़ कोना भी हो सकता है, पेड़ स्क्वायर भी हो सकता है, पिकासो के क्यूब्स भी पेड़ बना सकते हैं। ये
ये बात होती है, तो ये सीखना जरूरी है। मैं सिर्फ आइडिया दे रहा हूं, क्या कर सकते हैं हम लोग, चुरा सकते हैं कैरेक्टर्स, नकल मार सकते हैं, फोटोशॉप कर सकते हैं, नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से अमलगमेट कर सकते हैं। डायरी का खेल जो कहानी है निर्मल वर्मा की, उससे बिट्टो को उठाया और शक्ति सामंत की फिल्म आनंद, सॉरी अमर प्रेम, आनंद फिल्म में आनंद को वहां से उठाया, बिट्टो को ट्यूबरकुलोसिस से वो मरने वाली है, बिट्टो में कोई खास ओस गिर रही है और चर्च है और मौत है और डायरी का खेल है और तस्वीर का पाड़ना दम है और उदासी में होने की बात आंखों में सारी चीजें तैर रही है और आनंद मौत से मुस्कुरा के मिलता है। सोचिए अब दोनों को मिला देकर कैसा कैरेक्टर बनेगा, किस अनुपात में मिलाते हैं, 10% आनंद, 20% आनंद, थोड़ा सा बिट्टो, नया कैरेक्टर बन जाएगा, बन सकता है। ये तरीका है, चोरी सिखा रहा हूं। हम डॉक्टरों को क्लिनिक में बैठ के नुस्खा सही करना बनाते हैं, तो लेकिन अल्टीमेटली सारे कैरेक्टर आपके भीतर से सब आपके भीतर जाएंगे और भीतर से, यही उसका सच है कि वो भीतर से ही निकलेंगे और वही आपके पात्र होंगे। चरित्र कैसे आते हैं, बंकिम दास में दिखाई पड़ रहे हैं। ये बड़ी अनोखी बात कहानियों के बारे में, चरित्र कैसे आते हैं। ये बड़ा जो काल्पनिक संसार रचा जाता है, कथा तक जो रचा जाता है, उसमें बड़ी एक यूनिक चीज है जो जिंदगी में नहीं होती। अब मैं मल्लिका का उदाहरण दे रहा हूं, उसमें बंकिम दा आते हैं। अब ये आने का जो प्रोसेस है, बड़ा आप सोच के देखिए कि आने का प्रोसेस कैसा है, क्योंकि मल्लिका के बारे में चीजें हमें नहीं मालूम। मल्लिका का उपन्यास लिखा जा रहा है, आइडिया क्या आया, आइडिया आया कि उसमें मल्लिका के उपन्यास में नयापन आना चाहिए, बंगाल में कोई नई नवजागरण के जो पुरोधा लोग हैं, जो लोग बातें नई नई कर रहे हैं, उनके साथ उसका एक डायलॉग होना चाहिए, और तब आ जाते हैं। जिंदगी में नहीं होता, जिंदगी में बंकिम दा आएंगे चीजें बदलेगी, यहाँ पे उल्टी बात हो जाती है। ये बड़ी उलटबासी है जो कि रचनाकार ने तो साथ लिया होगा बड़े आसानी से, क्योंकि वो राइटर है। आपको जो नए लोगों को सीखना है कि ये वाला खेल कैसे खेलें, कि लगे कि जो पात्र जो आ रहे हैं बड़े नए तरीके और ओरिजिनल सही तरीके से आ रहे हैं, ऑर्गेनिक तरीके से आ रहे हैं, उस पर आगे थोड़ी बात होगी। तो दरअसल इतिहास वाले जो लोग होते हैं, इतिहासकार और लेखक, में बहुत अंतर देखा जाए तो एक तरह से नहीं होता है, लेकिन बहुत अंतर भी होता है। इतिहास का भी, आपको भी इतिहास ही लिखना है मनुष्य का, मैं इसलिए ये कह रहा हूं। लेकिन अगर जो इतिहास लिखते हैं वो क्या करते हैं, एक्शंस को इंटरप्रेट करते हैं कि अशोक ने चढ़ाई की कलिंग पे, अब उससे उस पे अशोक का हृदय बदला, तो क्या क्या घटनाएं हैं, क्या क्या आर्टिफैक्ट्स हैं, क्या क्या शिलालेख है, क्या प्रूफ है, उस पर काम करते हैं। लेकिन लेखक जो है उनका काम जैसे नहीं चलता, लेखक उसके अंतर मन में उतरते हैं, उसके भीतर जाते हैं और वहां से चीजें ला करके जोड़ते हैं। तो हिस्टोरियंस रिकॉर्ड करते हैं। आपका लेखन अगर रिकॉर्ड करने के लेवल तक रह गया तो वो लेखन बहुत सीमित रहेगा, लेकिन जब आप क्रिएट करते हैं, यानी आंतरिक संसार उस पर डाल देते हैं, तो वो चीजें वहां पे नए ढंग से आती है। कल बात हो रही थी अमरत्व की, कहानियों के पात्र कभी नहीं मरते हैं। इतिहास में मैं वही बात नए ढंग से कह रहा हूं यहाँ पे कि सारे बाहरी कारणों से जुड़े, बाहरी फैक्टर से जुड़े जीवन की बात होती है इतिहास में। इसीलिए अकबर इतिहास में मर चुके हैं, शेरशाह मर चुके हैं, नूरजहां मर चुके हैं, लेकिन साहित्य में अगर उनका कोई उपन्यास लिख दे, मुगल आजम के अनारकली का पन होता है, कोई भी इसको दीवार पर नहीं चिपका सकता। ये खूबसूरती होती है। इसीलिए आप जो लिखते हैं उसमें एक अमरत्व आता है। आप जिंदा संसार बनाने जा रहे हैं, ये आपको सोचना है। तो कैरेक्टर कैसे डेवलप करें, जिंदगी के 5 पड़ाव, और ये एम फॉस्टर साहब नॉवेलिस्ट हैं, थे, अब नहीं है, तो उन्होंने ये 5 चीजें कही कि जन्म होता है, इंसान का मर जाता है, बीच में खाता वाता है, खाना में बहुत सारी बातें हैं, सोता है, प्यार करता है। तो ये 5 पड़ाव हैं। आप जब किसी चरित्र के बारे में सोचेंगे तो आप, मैं ये बता रहा हूं कि गियर होता है, क्लच होता है और टायर होता
लिखने में ऐसा कुछ होगा नहीं, मैं सिर्फ आपके अनकॉन्शियस में ये डेटा डाल रहा हूं ताकि आपका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर में होता है, आपका जो ओरिजिनल इंटेलिजेंस है, वो डेटाबेस तक पहुंच के उन चीजों को यूज कर सके। बर्थ, फूड, स्लीप, लव, डेथ, ये 5 बातें उस बड़े उपन्यास का आपने सोच के कही हैं, ये दिमाग में रखने की जरूरत है। बर्थ डेथ के बारे में तो बात ये कि नॉर्मली कोई अपने जन्म को नरेट नहीं कर सकता और कोई अपनी मौत को भी नरेट नहीं कर सकता, वो कह नहीं सकता, वो उसके बयान के बाहर है। लेकिन स्टोरी में थोड़ी सुविधा है, ये बच्चा गर्व से बोल सकता है। एक शव अपने जीप पर चले, शव हो जो शरीर जो शव हो चुका है, वो भी अपने साथ जो कुछ पीता है वो कह सकता है। मैं ऐसी कहानियां, ऐसे खास कहानी की तरफ इशारा कर रहा हूं जो लीलन की तरफ। तो ये आप सोच के देखिए कि पूरा सबको आप कर सकते हैं, आपको सोचना पड़ेगा, कोई जरूरी नहीं है कि आप इसको एग्जैक्टली कर सकें। चीजें कंजेक्चुरल होती हैं, एब्स्ट्रैक्ट होती हैं, और लेकिन तब ये है कि आपको मनुष्य से बात करने की जरूरत है, चंद मनुष्यों के प्रसंगों को देखने की जरूरत है, और इन चीजों के बारे में आपके दृष्टिकोण का भी एक कच्चा मसाला, कच्चा माल आपके भीतर होना चाहिए। खाने के बारे में कहते हैं फोस्टर साहब की खाना का फंक्शन उपन्यास में मिलने जुलने के लिए होता है। ऐसा कम होता है कि बाहर खाना खा रहे हैं, खाना उनको टेस्ट आ रहा है तो टेस्ट का वर्णन कभी कभी हो सकता है, हमेशा नहीं। फिर लेकिन बेसिकली वो सोशल इंटरेक्शन के लिए, पार्टनर कोई संवाद के लिए होता है, और खाना पच गया या पेट खराब हो गया ऐसा वर्णन रेयरली आता है। तो ये फूड इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे बड़े मेटाफोरिकल है, इसमें आपका काम धाम नौकरी जीवन बहुत कुछ आ जाता है। ये फूड इंपॉर्टेंट है। हम जिंदगी के एक तिहाई हिस्से में सोए रहते हैं, तो जब स्लीप की बात आती है तो घर की भी बात आती है, पार्टनर की बात आती है, नींद की बात में आएगी बात, सपने की बात आएगी, और सपने कितने महत्वपूर्ण हैं हमारे सारे प्रोसेस में। अब उस पर हम लोग थोड़ी आगे भी बात करेंगे। लव, प्रेम, कल बहुत पूरा का पूरा सेशन हुआ, लेकिन मैं ठीक इसकी एक बहुत ही उल्टी बात कहने जा रहा हूँ। पोस्टर साहब ने कहा कि लव थोड़ा उपन्यास में कहानियों में ओवर रेटेड। उन्होंने क्यों कहा, ये बात मैं सोच रहा था, तो सर्च करते करते पता लगा कि पोस्टर साहब का सारा लेखन तब तक हुआ जब तक वो उनको पता ही नहीं था कि वो प्यार कैसे करना चाहिए और किससे करना चाहिए। बहुत बाद में जब उनको पता लगा कि वो गे हैं और एक सेक्सुअल इंटरकोर्स में घुसते हैं गे पार्टनर के साथ, उसके बाद उन्होंने एक ही उपन्यास लिखा उस समय, उसके बाद कोई किताब उनकी आई नहीं। और तो ये नजरिया भी एक हो सकता है, लेकिन बता रहा हूँ कि जो हमारे जो प्रिंसिपल्स बताने वाले, सिखाने वाले लोग हैं, उनके अपने बायसेस भी हो सकते हैं। लेकिन उन्होंने एक संकेत किया, जब प्यार को कह रहे हैं तो हर तरह के प्यार, मातृभूमि से लेकर माँ बाप से लेकर साथ, और दरअसल होता वही है प्यार। कंसर्न केवल जो उसको लव बोलते हैं, बाकी मोहब्बत इश्क उसमें केवल लस्ट का कंपोनेंट जुड़ जाता है, बाकी जो कंसर्न है तो दोस्ती, बस बात इतनी ही होती है। फिर कैरेक्टर में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो उसका भूगोल, किस जमीन पे पौधा कहाँ किस जमीन पे पड़ा हुआ है, राजस्थान में रेगिस्तान में पड़ा हुआ है या फिर पहाड़ पे पड़ा हुआ है, शिमला में, वो ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। एथनिसिटी, वो किस जो दुनिया पर कबीलों में विकसित हुई, तो हर किसी की अपनी एथनिसिटी है, वो गुजरात वालों की और हिमाचल वालों की एथनिसिटी में फर्क है। फिर वो हर कल्चर का भी ज्योग्राफी से भी रिश्ता है और बाकी अदर फैक्टर से। तो कल्चर इंपॉर्टेंट है, प्रोफेशन इंपॉर्टेंट है, और कॉन्टेक्स्ट, फैमिलियल, सोशियो पॉलिटिकल सब सोच लें। तो ये 5 एंगल दिमाग में हमेशा रखने की जरूरत है कि आपका जो कैरेक्टर है वो इसके हिसाब से कहाँ फिट बैठता है। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो बस ये 5 में मेरा ख्याल है होमवर्क भी हो सकता है कि इन फैक्टर्स के हिसाब से देखो, किसी एक आदमी को डिस्क्राइब करो, जेंडर, हाइट, वेट, एज, कलर, ऐसे करते हैं। तो ऐसे ऐसे प्रैक्टिस किया जाना चाहिए। जैसे गाड़ी में होता है कि आज केवल क्लच दबाना छोड़ना सीखें, या फिर आज केवल गाड़ी बैक करना सीखते हैं, एग्जैक्टली इस तरह से सीखने की जरूरत है। मुझे लगता है अगर मैं उपन्यास देखने के बाद में सोचूंगा तो 2 साल ऐसे प्रैक्टिस करूंगा तब सोचूंगा। फिर जो सटल सिलेबल्स हैं कैरेक्टर के, देखना, अब देखने में कितना कुछ हो सकता है, खुशबू, महक, अच्छी बुरी गंध, टच। अब ये क्या जो उपन्यास में कोहनी
वहीं का जो स्पर्श, चुनचुनाहट का जो जिक्र आता है, तो आप सोच के देखिए कि स्पर्श के कितने शेड्स, आप उदाहरण में जाऊंगा तो बहुत सारे उदाहरण आ सकते हैं। फिर सुनना, बात क्या सुन रहा है, कैसे सुन रहा है, कहाँ सुन रहा है, और स्वाद जीवन की बहुत सारे। तो आपके पास जो हो, अगर ऑर्गेनिक कैरेक्टर बनना है तो आपको सोचना है कि उसके जीवन में सारी चीजें होंगी। लेकिन बाहर से भीतर की तरफ चलते हैं, मन ही मनुष्य है, सोचने वाला भी मन है, जिसका मालिक मनुष्य है, बस वही। आप उसी की कहानी कह रहे हैं। तो मनुष्य की जब कहानी कह रहे हैं तो मन की कहानी कह रहे हैं, मन ही की कह रहे हैं। शरीर को भी डिस्क्राइब कर रहे हैं तो पाठक जो पढ़ रहा है ना, उसका मन ही पढ़ रहा है। सिर्फ मैं कहता हूं कि सारी कलाएं, सारा लेखन एक अंधेरे से दूसरे अंधेरे की यात्रा है। एक रचनाकार के अंधेरे से चीज निकलती है और पाठक के अंधेरे तक पहुंचती है। तो एक दो मनों के बीच में से बनता है सारी रचनाशीलता, सारी चीजें उसमें आ रही है। थोड़ी जटिलता में चले तो उससे साथ बात और बहुत खूबसूरत कहते हैं कि जो बात आपका हो उसका एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो, वो आपके विश्वासों का, आपके सोचने के तरीके का एकदम कि नहीं, इसको इस एजेंडा के तहत इस पात्र पे हाथ डाल देना है, अगर आप करेंगे तो पात्र का नेतृत्व होगा, मोटिवेशन उसके सही तरीके से आएंगे और न वो ऑर्गेनिकली इवॉल्व होगा। कई बार कहा जाता है कि सुनते रहता हूँ आप लोगों की सभाओं में, रचनाकारों की सभाओं में, कि तौलसाय के हाथ से अन्ना निकल गई, लेकिन क्या वो ऑर्गेनिक ग्रोथ था? उस ऑर्गेनिक ग्रोथ को वही होना, चीजें वैसे ही पहुंचती थी कि कैसे कैसे जैसे आगे बढ़ते जाती है, लाइफ में नया इंसान आ रहा है, फिर एडिक्शन आता है और फिर बहुत सारे अंतर्विरोध आते हैं और उसके बाद एक आत्महत्या की स्मृति दिमाग में होती है जो कि इशारे की तरह काम करती है और फिर वो चीज वहां घटित होती है। तो ये ऑर्गेनिक डेवलपमेंट जो है वो इसी तरीके से होता है और दरअसल ये आपकी सफलता है, पात्र का हाथ से निकलना नहीं, ऑर्गेनिक तरीके से पात्र आपका विकसित होता है। पात्र आपके जितने भी चरित्र हैं वो फोटोग्राफ्स नहीं है, ध्यान रखिएगा, डिमेंशंस इंपॉर्टेंट है उसमें, वो स्कल्पचर है, उसमें डेप्थ होना है, उसमें खास हाइट होनी है, उसमें कर्वेचर्स है, ये दिमाग में हमेशा रखने की जरूरत है। अब इन्हीं चीजों को ध्यान में रख करके पोस्टर साहब कहते हैं कि राउंड और फ्लैट दो तरह के कैरेक्टर्स होते हैं। अब आइए राउंड एंड फ्लैट कैरेक्टर के बारे में जानते हैं क्या होता है। सबसे पहले राउंड कैरेक्टर, क्योंकि राउंड कैरेक्टर के बारे में ज्यादा बातें कही थी, ये एक जवाहरात की तरह मल्टीफेसेटेड जेम है और जो हर कोने से रोशनी चारों तरफ फैलाता है। इसमें डेप्थ है, कॉम्प्लेक्सिटी है और नुआंस है। नुआंस का अंग्रेजी का ऐसा शब्द है इसके लिए हिंदी में बड़ा अच्छा कोई शब्द ठीक से ढूंढने में हमेशा कठिनाई होती है। कोई चीज अगर नुआंस है तो इस यानी उसको ऐसे आपने रखा कि वो वही है, दूसरी चीज नुआंस हुई तो अलग तरीके से हुई। तो ये जो रचने की प्रक्रिया है उसमें नुआंसिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे उसको चित्रित करते हैं और कैसे भिन्नता उसके भीतर भरते हैं। तो भिन्नता भरने की बारीक क्रिया जो है यही नुआंसिंग है। तो जो ऐसे कैरेक्टर होते हैं नुआंस्ड होते हैं। अब अगर अकबर पे या मान लिया कि सलीम पे अगर किसी को कहानियां लिखनी है चार लोगों को, तो चार लोग अलग तरीके से नुआंस करेंगे और चार अलग सलीम हमारे सामने आ जाएंगे। तो ये राउंड कैरेक्टर की खासियत होती है। राउंड कैरेक्टर जो होते हैं वो मल्टी डायमेंशनल होते हैं, मल्टी लेयर्ड होते हैं और उनमें इमोशंस का रेंज होता है, दरअसल वो जीवन को प्रतिबिंबित करते हैं। किसी भी उपन्यास के किसी भी जो प्रोटैगनिस्ट को देखिए उसमें एक फड़कता पूरा संसार मिलेगा, तो तभी आप उससे रिलेट करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं और वो जीवन का सच लगता है। लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो राउंड कैरेक्टर्स हैं वो थोड़ा इंट्रिगिंग, वो आपको सोचने को विवश करें, आपको उकसाए और आपको सरप्राइज भी करें। राउंड कैरेक्टर्स जो होते हैं वो आपके भीतर केस करने के बाद, अच्छा ये आगे क्या करेगा, वो फिर पता नहीं क्या होगा, इसका क्या होगा, उसको करेगा, इसका रास्ता निकालेगा और उसका जो एक्शन है वो इनएविटेबल है, वो होना तो वही है, आप अनुमान लगा सकते हैं उसके आसपास का, लेकिन तब भी अनप्रेडिक्टेबल लगेगा। तो ये जो कहते हैं कि सस्पेंस, वो सस्पेंस कहानी में नहीं, दरअसल चरित्रों के निर्वाह में
जो सस्पेंस डालना है वो सीखने की जरूरत है, क्योंकि एक्शन तो करने वाला कैरेक्टर है, ये खास बात है। और सरप्राइज करते हैं कंपोनेंट, सोचते रहना है उसके बारे में, ऐसे बात याद करने के लायक होते हैं, रिलेट करते हैं उससे। फ्लैट कैरेक्टर्स के बदले में अगर देखें तो खास रोल भूमिका निभाएंगे, आएंगे कहीं पे एक एग्जाम्पल देते हैं प्रोफेसर की मैथ साइंटिस्ट एक मदर, मतलब कहीं एक कुछ भी कि वो उसके जीवन में हुआ, उसके पिताजी ने दूसरी शादी कर दी और बहुत सताई गई सुनैना, और सुनैना घर छोड़ दिया। अब जो वहां पे आई उसने एक रोल निभाया और फिर ऐसे कैरेक्टर्स फ्लैट होते हैं। अब जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मेरा ख्याल है इससे खूबसूरत एग्जाम्पल मैं नहीं ढूंढ पाया, और कहानियों में नहीं, वो फिल्म में एग्जाम्पल मिला आनंद का सीढ़ियां कीजिए। राजेश खन्ना को कैरेक्टर पूरा का पूरा उसमें उसके जीवन का सब कुछ दिखाई पड़ता है, उसका प्रेम, उसका तरीका, उसका जीवन, उसके दोस्त, उसका सब कुछ आप जानते हैं उसको ठीक से। और जॉनी वॉकर जो कैरेक्टर निभाते हैं एक बात कहते हैं और कहानी को मीनिंग देने के लिए, तो फ्लैट कैरेक्टर्स को कहते हैं मोस्ट ऑफ की वो यूनिडायरेक्शन, एक डायरेक्शन होगा, एक बात कहेंगे, एक चीज करेंगे और फिर वो गायब हो जाएंगे सीन से। तो ऐसे कैरेक्टर्स फ्लैट होते हैं। आपको सोचना है कि फ्लैट कैरेक्टर कहाँ लाना है। जो फ्लैट है वैसा फ्लैट भी नहीं है, उसको हर दिन बदल दीजिएगा, उसको भी ठीक से बसाना पड़ता है। और इन सब के लिए क्या जरूरी है? फैंटेसी। कोई भी स्टोरी, कोई भी कहानी बिना फैंटेसी के नहीं हो सकती। और फैंटेसी का ना एक साइकोलॉजिकल ड्रामा होता है। ऐसा नहीं है कि जो कुछ भी डे ड्रीमिंग आप उल्टा पुल्टा कर लेंगे या अंदर से कुछ भी आ गया आप कर देंगे किसी बात के बारे में, नहीं। उसका भी एक साइकोलॉजिकल ड्रामा है कि कुछ ऐसा है तो ऐसा होगा, ऐसा है तो ऐसा होगा। जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा हुआ है, सही पेरेंटिंग हुई है, सही लालन पालन, सही शिक्षा दीक्षा, और फिर जाकर वो बात ऐसा काम करेगा तो उसके लिए उसके जो फैंटेसी करेंगे आपको सोचना पड़ेगा। यानी अगर दिमागी बीमारियां भी होती हैं, वहम जैसे किसी को होता है, जो गांव में औरतें होती हैं जिन्होंने बाकी दुनिया नहीं देखी है, बोलते हैं जादू को नाटाइन कर दिया है किसी ने, और अमेरिका में रहने वाला आदमी बोलेगा किसी केजीबी के खिलाफ, आजकल के लड़के बोलते हैं मेरा दिमाग हैक कर दिया गया है। तो ये क्यों? ये इसलिए वो आपको सब कुछ समझ, पूरे कॉन्टेक्ट सबको फैंटेसाइज अगर भी कीजिएगा तो दरअसल को क्या है, उसकी फैंटेसी ही तो है, उसके भीतर से निकला हुआ बहन ही तो है, सिर्फ फैंटेसी। तो ये आप भी फैंटेसी करेंगे तो साइकोलॉजिकल ड्रामा भी समझना होगा और कॉन्टेक्स्ट को भी समझना होगा। अब थोड़ा भीतर चलते हैं और मैं जब भी जाता हूँ लेखकों की गोष्ठियों में, सभाओं में, तो बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट बहुत सारी बातें होती हैं, तो दूसरे आदमी को पढ़ा, उनको पढ़ा, उनको पढ़ा। क्रिटिसिज्म में मैंने उसका इस्तेमाल किया। मुझे लगता है कि कथा कहने के वर्कशॉप के लिए युंग से बेहतर कोई नहीं है, क्योंकि युंग जो चीजें बताते हैं वो मनुष्य को स्वाभाविक तरीके से देखने की बताते हैं, और कैरेक्टराइजेशन के लिए बहुत सही मॉडल हमारे सामने रखते हैं। वो उनका जो मॉडल है उसके हिसाब से एक हमारा कॉन्शियस माइंड होता है, एक हमारा पर्सनल अनकॉन्शियस होता है, और एक कलेक्टिव अनकॉन्शियस होता है। कलेक्टिव अनकॉन्शियस जो थियरी है उसको लेकर साइंस के लोग और साइकोलॉजी के लोग भी कहते हैं कि कोई इसका आधार नहीं बनता है, कुछ नहीं है, ये केवल आध्यात्मिक दर्शन है, भारतीयता से प्रभावित लोगों ने कह दिया। लेकिन इस बातों को भूल जाइए, आपको जो काम करना है उसके लिए आप साइंस में भी जेनेटिक्स की थियरी आने के बाद अब इसके प्रति नजरिया लोगों का बदल गया है, अब इसको देखा जा रहा है। तो ये ईगो, पर्सनल अनकॉन्शियस और कलेक्टिव अनकॉन्शियस। कलेक्टिव अनकॉन्शियस में सारी की सारी स्मृतियां मनुष्य के एक स्पीशीज के रूप में जो पूरा विकास हुआ होमो सेपियंस का और आज तक का, उसकी बहुत सारी स्मृतियां हमारे भीतर जो हैं वो सब उसमें जमा होती हैं, और वो हमारे भीतर एक बड़ा सा अजायब घर है। वो सजायब घर की अपनी भूमिका है। और पर्सनल अनकॉन्शियस जिसमें आपने बचपन से सब कुछ जो कुछ भी कबाड़ जमा किया है, टूटा हुआ खिलौना, एक चपत, एक ठोकर, एक प्रेम का प्रयास, एक लिया गया चुंबन, एक न लिया गया चुंबन, सब आपके भीतर उसी में जमा रहता है। आपने जो सीखा, आपके फेलियर्स हैं, सब उसमें। और कलेक्टिव अनकॉन्शियस को बड़ा संग्रहालय है जिसमें सभ्यता की सारी स्मृतियां
ये बात हम लोग को बहुत इसमें साइंटिफिक अनसाइंटिफिक के चक्कर में पड़ना नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है। अब आगे बताते हैं। मेरा ख्याल है कि ये समझना जरूरी है कैरेक्टर्स को लिखने के लिए कि ये 4 मूल आर्किटाइप्स हैं जो कि हमारे आर्किटाइप्स क्यों कहते हैं कि भाई वो बहुत ही प्रोटोटाइप कुछ मनुष्य की प्रवृत्तियों से चीजें बनी हैं और वो मनुष्य के भीतर होती हैं और दरअसल ये चीजें काटती हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोई एग्जैक्टली उसमें ऑर्गन की तरह काटते कि ये थैलेमस है और ये अमिगडाला ब्रेन का है और ये कॉर्पस कैलोसम में काट के निकालता, ऐसा कुछ नहीं है। वो चीजें थ्योरेटिकल ही हैं, लेकिन उनका एक आगे लगातार काम करने के बाद और एक विजन के हिसाब से चीजें कही गई हैं। तो लेकिन ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट है और हम लोग एक करके देखते हैं। तो 4 में जो इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले जो आता है वो आता है पर्सोना, मास्क। हम लोग सभी एक से ज्यादा पर्सोना के मालिक हैं। हम लोग कहीं बाप है, कहीं बेटा है, कहीं डॉक्टर है, कहीं MP हैं, कहीं MLA हैं, कहीं पे वर्कर हैं, कहीं पे झाड़ू लगाने वाले हैं, कहीं पे प्रेम करने वाले हैं, सब। तो हमारे बहुत सारे हमारे जो मास्क होते हैं वो दरअसल हम दुनिया में सब कुछ अपना प्रेजेंट नहीं कर सकते। आप सुबह आपके साथ कल क्या बीता उसको आप ऑफिस में लेके नहीं जाते। आप जब फ्लाइट लेके उड़ रहे होते, इंडिगो के बाहर कॉकपिट के बाहर लिखा होता था फ्लाइंग इज लीव ऑल योर वरीज हियर, फ्लाइंग इज अ सीरियस ऑक्यूपेशन। तो ये दरअसल वो बहुत जरूरी है। सभ्यता इन मुखौटों के बगैर नहीं चल सकती। अच्छा, ये मुखौटे ऐसे नहीं जो पहने जाते हैं, ये मुखौटे भी ऑर्गेनिक ही है, ये भीतर से उग के आए हैं और बस अपने अपने हिसाब से प्रोमिनेंट हो जाते हैं। जैसे LED स्क्रीन पे अभी इसका चेहरा उभरा, कल उसका चेहरा उभरा, परसों उसका चेहरा उभरा। तो ये मास्क हैं, तो आपके भी पात्र के बहुत सारे मास्क। दूसरा जो है कंपोनेंट कैसे भी है, प्रेमचंद कहते हैं ना कि अगर स्त्री के भीतर पुरुष में गुण आ जाए तो क्या होते राक्षसी होते, ऐसा कुछ लिखा है ना, और पुरुष के भीतर स्त्री के गुण आ जाए तो देवता हो जाता है। उन्होंने किसी प्रसंग में लिखा है, दरअसल सच यही है। और ये कहते हैं यूं कि हर इंसान के भीतर एनिमा और एनिमस। एनिमस क्या है? मैस्कुलिन आस्पेक्ट और एनिमा फेमिनिन आस्पेक्ट। हर इंसान के भीतर पुरुष और स्त्री है और वो अपने हिसाब से अपनी भूमिका निभाने का काम, उनका अपना रोल है। तो आप जब लिख रहे होते हैं तो आप इस बात को ध्यान में रखें कि सतर्क रहें कि आप जब स्त्री को लिख रहे होते हैं, आपके पास स्त्री भी हो सकते हैं, स्त्री पुरुष को लिख रही है, पुरुष स्त्री को लिख रहा है, आप उसको थोड़े देर वहां पर ध्यान जाने दें, तो फिर वो आपके अनकॉन्शियस से संवाद करेगा और आपके भीतर जो भी स्त्रियां हैं, अब तक जितने भी स्त्री तत्व हैं, सबको लेकर के एक मुजस्समा, एक शेल आपके सामने ला के दे देगा। तो ये आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। दरअसल जॉर्ज बर्नार्ड का कॉन्सेप्ट है, इसके लिए यूरोपियन कॉन्सेप्ट में साइजगी है और हम लोग सब अर्धनारीश्वर वाला जो कॉन्सेप्ट है, हम लोग भीतर में सभी अर्धनारीश्वर। शैडोज, ये जो है ना, हर इंसान का शैडो और शैडो का ही खेल। जितने भी पात्र हैं वो वहां पे छाया नाच ही चलता है, छाया नाच में चलता है, छाया ही का सब सारा कारोबार चलता है। मुखौटे तो आते जाते हैं, लेकिन कहानियां जो होती है ना, वो छायाओं, जो शैडो है ना मनुष्य के भीतर, उन्हीं से चीजें पैदा होती है। और शैडो में क्या होता है? सेक्स लाइफ इंस्टिंक्ट्स जो होती है वो शैडो को बनाते हैं। आपके आइडियाज, वीकनेसेस, डिजायर्स, शॉर्टकमिंग्स, ये सब आपके शैडो के भीतर। जो बुरे इंसान होते हैं, जिनका मुखौटा पूरा है, उनका जो उनके भीतर भी कई बार अच्छे पर्सन, मोरल वैल्यू। आप डॉन कॉर्लियन के बारे में सोचिए। डॉन कॉर्लियन बाहर दूध डालता लोगों के लिए, घर के लोगों के लिए कितना अच्छा है। तो उसकी भी एक छाया थी, जो अच्छी वाली छाया थी। तो चरित्रों के भीतर ये खेल होता है और आप जो चरित्र का निर्माण करते हैं, दरअसल आपको छाया ही छाया मत छूना मन, आप छाया ही छूते हैं, छाया चुनते हैं और छाया को जोड़ के चरित्र बनाते हैं। तो आप मनुष्य जब इस चरित्र पर बात करें, आप सोचें कि उसके भीतर कितनी छायाएं हो सकती हैं
छाया के बारे में बात होती है कि जो इंसान का जो भीतर जो छाया होती है कितना मजबूर करती है उसको। अब अगर कोई शराबी है, सेक्सुअली इनकेपेबल है, तो वो बोलता है कि मेरी वाइफ का किसी और से रिलेशन है, वो खुद इस लायक नहीं है, कुछ नहीं कर सकता है, उसको तब उसको कहते हैं साइकोलॉजिकल प्रोजेक्शन, वो प्रोजेक्ट करता है, या उसका कुछ दिमाग में कहीं चल रहा है कि हमारे तरह से दोस्ती करनी है, तो वो प्रोजेक्ट दूसरे पे करेगा, वो प्रोजेक्शन वहां जाता है। तो ये छाया का खेल होता है। अभी एक एग्जाम्पल काफी है ऐसे 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 चरित्र के जो आंतरिक जो संबंध होते हैं, आंतरिक जो उनके भीतर आवाजाही, गहमा गहमी, झगड़े, लड़ाई, डायलॉग जब चलेंगे, उसके भीतर छायाओं का ही काम चलेगा, ये सोचने की जरूरत है और आगे काम करने की जरूरत है। और शैडो के बारे में एक खास बात, अच्छा कोट है यूं का ही, स्ट्राइकनिंग थॉट दैट मैन आल्सो हैज अ शैडो साइड टू हिम, consisting not just little weaknesses and foibles but of positively demonic dynamism. ये छाया ही भीतर से आती है। अच्छा खासा एक किसी पार्टी का कार्यकर्ता अपने उसके भीतर की छाया जब खेलने लगती है तो तानाशाह में बदल जाता है, ये खेल। लेकिन इन सब के साथ जो चरित्र आपका पूरा जो बन रहा है वो दरअसल उसका एक सेल्फ होता है, और सेल्फ का जो वो होता है वो अनकॉन्शियस और कॉन्शियस, अचेतन चेतन सबका मिला जुला होता है, और हर इंसान इसको पाने की कोशिश करता है। और ये इवोल्यूशन है, ये टीनेज में ये प्रोसेस बचपन से शुरू होता है, लेकिन टीनेज में ये बहुत डिमांडेबल होता है और एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी हासिल करता है वो इंसान इस तरीके से। इस प्रोसेस को कहते हैं इंडिविजुएशन। बहुत आसान कर दिया है लेखकों के लिए, तो इससे अच्छा फॉर्मूला कुछ हो ही नहीं सकता है नए लेखकों के लिए, कि दरअसल मनुष्य के भीतर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं और दोनों के बीच में, अनकॉन्शियस और कॉन्शियस वर्ल्ड के बीच में जो डिसहार्मनी होगी, दोनों में असंतुलन होगा, उस असंतुलन से बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो इंडिविजुएशन के प्रोसेस में एक दोनों को संतुलित करने की एक प्रक्रिया होती है और उसके हिसाब से आगे बढ़ना है। तो इस प्रोसेस को समझना जरूरी है। तो आप जब आपका पाथ ऑर्गेनिकली डेवलप होगा, जब वो विकसित हो रहा होगा जैविक रूप से, तो वो इंडिविजुएट करना चाहिए उसको, उस बात को इंडिविजुएट करना चाहिए। वो बात जैसे हुई नहीं कि बस बड़ा हो गया, इस ऑफिस में गया, उस ऑफिस में गया, वहां से आया, नौकरी लेकर आ गया, ओहो मेरे आबाद क्या कार्य नुमाया कर गए, बीए किए, नौकर हुए, पेंशन मिली हमने, तो ये नहीं होना चाहिए। तो इंडिविजुएशन भी एक बात को अलग बताता है। तो इस प्रोसेस के बारे में जानने की भी जरूरत है, सोचने की भी जरूरत है। और इंडिविजुअल बहुत जो जैसे टिप्स दे रहा हूँ, मैं थोड़ा सा टिप दे रहा हूँ, पॉइंट दे रहा हूँ आपको, कि इंडिविजुएशन का जब प्रोसेस जब टीनेजर्स में शुरू होता है तो वो निजता की तलाश करते हैं, प्राइवेसी मांगते हैं, वो खुद पे बहुत ध्यान देते हैं, वो नॉर्म्स के अगेंस्ट जाते हैं और अपने अपीयरेंस स्टाइल को चेंज करते हैं, वो एक्सपेरिमेंट करते हैं। आपका आपके पास का जो इंडिविजुएशन प्रोसेस होगा वो उसी तरीके से होगा। ये भी सोचने की बात है कि हर इंसान के भीतर एक चाइल्ड, एक बच्चा होता है, एक पेरेंट होता है, एक एडल्ट होता है, सब उसके भीतर होता है। कौन कब कितना प्रकट हो जाए उसके हिसाब से चीजें होती हैं। ये दिमाग में रखने की भी जरूरत है जब हम कैरेक्टर्स को डेवलप करेंगे। अब आगे कुछ ये मैं बहुत विस्तार से बात नहीं करूंगा, इसको लेके यूं बहुत 12 आर्किटाइप्स की बात करते हैं और ये साहित्य की दुनिया के लोगों में बहुत पॉपुलर है, सारे रचनाकार इन चीजों को जानते हैं। और बस ये कहूंगा कि इसको 3 ग्रुप में बांट के देखा गया है, जो कि बहुत अच्छे से पता है। यूं के बाद के साइकोलॉजिस्ट ने भी इसको अलग तरीके से स्टडी किया है कि एक जो है वो इगोसेंट्रिक, यानी थोड़ा कॉन्शियसली चीजें वो करने वाला ग्रुप जो है उसका जो है उसमें इनोसेंट, केयर गिवर, हीरो, एवरीमैन। दूसरा ग्रुप है सोल, उससे उसको डिनोट किया जाता है, उसमें एक्सप्लोरर, रिबेल, लवर, क्रिएटर। अगर आप क्रिएटिव राइटर हैं तो आप सोल वाले ग्रुप में आते हैं, क्योंकि आपको एक्सप्लोरर भी होना है, आपको थोड़ा रिबेल भी होना है। अगर आप रिबेल नहीं होंगे, थोड़ा विद्रोह नहीं करेंगे, तो फिर आपके लेखन में नयापन आएगा नहीं। अब विद्रोह का मतलब हमेशा म्यूटिनी और मारकाट नहीं है, वो डिपार्चर भी है और नए मूल्यों की अवधारणा विकसित करना और नए मूल्यों को स्थापित करने की कोशिश करना भी है।
बड़ा ही अलग इसका शब्द है और इसका संबंध प्लेजर सीकिंग बिहेवियर से है, ईड से है। और कल जो बात कही जा रही थी प्रेम को लेकर के कि प्लेजर सीकिंग जो प्रेम में अगर आप हैं तो आप प्रेम की कहानी लिख सकते हैं। तो उस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि अगर आपके जीवन में प्रेम है, प्रेम आता है या प्रेम की तलाश कर रहे हैं, तो आपका जो ईड का कंपोनेंट है वहाँ पे ऊर्जा का भंडार बनता रहता है, वो बैटरी चार्ज होती रहती है और उस एनर्जी के बिना क्रिएटिव राइटिंग नहीं हो सकती है। फ्रॉयड बड़े सरल तरीके से कहते हैं कि रचनात्मक क्रिएटिव वर्क के लिए कच्चा माल आता है कॉन्शियस से, और ईगो जो है उसका एक डिफेंस मैकेनिज्म है सबलाइमेशन, वो उसको सबलाइन बना देता है और इसके लिए एनर्जी चाहिए, वो आती है ईड से और वो सेक्सुअल एनर्जी। तो प्रेम का कंपोनेंट वहां होगा, वो बहुत, और ये इन लोगों ने इतने सालों से देखा है और उसके बाद सारे लेखकों ने महसूस किया है। देखो कि जीवनियां पढ़ लीजिए, उसमें वो इस ऊर्जा का प्रछन्न या प्रकट आपको उसकी घटनाएं, उसकी दास्तान आपको मिल जाएगी। और तब सुपर ईगो हमारा जो नैतिक पक्ष है वो एक्टिव होता है, जो फाइनली एडिटिंग करता है, बड़े संपादक की भूमिका निभाता है, कोई भी क्रिएटिव प्रोडक्ट फाइनली इसी रूप में बनता है। तो ये वाला जानना भी बहुत जरूरी है। और तीसरा जो टाइप जो है सेल्फ टाइप, जिसमें कि हैप्पी गो लकी टाइप के जेस्चर्स होते हैं, सेल्फ वाली पर्सनैलिटी जिनको कि अपने लिए ही सब कुछ करना है, और वो जैसे जो कहते हैं ना धर्म में हीनयान की छोटी नौका कि आपको यात्रा करें और धर्म को प्राप्त करें, महायान जिसपे सारे लोग आए और अवलोकितेश्वर आदि के स्तर पर रह जाएं और सब लोग एक साथ धर्म की प्राप्ति करें। तो ये जो आप धारणाएं हैं उसके हिसाब से तो वो जो सेल्फ टाइप के लोग से उसी में आते हैं। और मैजिशियन और रूलर तो खैर ऑब्वियसली अपने हिसाब से सेल्फ, उनका तो सेल्फ ही प्रकट होता है, और नार्सिसिज्म नहीं हुआ तो रूलर नहीं बनेंगे वगैरह वगैरह। तो इसको आप कहीं भी खोज के पढ़ सकते हैं, और ये इस शब्द के लिए बहुत ज़्यादा समय लगता है इसमें। और मेरा तो इसलिए मैं ज़्यादा विस्तार में इसमें नहीं जा रहा हूँ। वैसे मैंने नोट किया था, लेकिन मैं इसके विस्तार में नहीं जा रहा हूँ। आप आराम से इसको खोज के पढ़ सकते हैं और जरूरत पड़ने बात कर सकते हैं। फिर फ्रॉयड का एक साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट का स्टेज है, ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फैलिक स्टेज, जेनिटल स्टेज एंड लैटिन स्टेज। लेकिन इसमें 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो फ्रॉयड कहते हैं कि अगर सही डेवलपमेंट ना हो तो आदमी फिक्स हो जाता है कहीं पे। ओरल स्टेज पे अगर फिक्स हो गया तो वो स्मोकर बनेगा, एक तरह की डिपेंडेंसी आएगी जैसे बच्चे में होती है, थोड़ा एडिक्शन आएगा, बच्चा खोखलाता है खोखलाएगा। एनल स्टेज में अगर टॉयलेट ट्रेनिंग बहुत हार्श या लैक्स की गई उनके हिसाब से, फ्रॉयड साहब का कहना है, तो वो फाइनली ऑब्सेसिव पर्सनैलिटी होगा। वो एक ही चीज पे अटका रहेगा, एक ही विचार को डिमिनेट करता रहेगा, पगुराता रहेगा और बहुत ये ठीक करो, ये ठीक करो, वो ठीक करो करेगा, और उसमें एक तरह की संकीर्णता आएगी या कई बार जनरॉसिटी आती है उसकी ठीक उल्टी। तो ये एनल स्टेज फिक्सेशन की बात है। फिर फैलिक स्टेज में अगर फिक्सेशन हो गया तो फिर बहुत ही सेल्फ ऑब्सेस्ड वैनिटी उनमें होगी, सेक्सुअल एंजाइटी होगी, इनएडिक्वेसी होगी, इंफीरियरिटी होगी, एनवी होगी। ये सब अलग अलग स्टेजेस के फिक्सेशन के हिसाब से पर्सनैलिटी का विकास होता है। एरिक्सन का एक मॉडल साइकोसोशल डेवलपमेंट का, ये थोड़ा लंबा है और समय यहाँ नहीं है, तो या तो अगले सत्र के लिए रखते हैं या कभी कथाकथन के लिए मनीषा जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि ये डेवलपमेंट का कभी अगर हम लोग कोई वेबिनार कर सकें तो जी बहुत अच्छा। तो हम लोग इस जो डेवलपमेंट्स है हम लोग डेवलपमेंट पे बात कर सकते हैं। वेबिनार होना चाहिए। तो जो रजिस्टर उनके लिए बन गया तो उस पर लंबे आराम से बात हो सकती है, क्योंकि इससे कई चीजें निकल के आती हैं कि बचपन में अगर कॉन्फ्लिक्ट आपका रिजॉल्व नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे, मैच्योरिटी होने के बाद क्योंकि बात किसी भी एज पे हो सकती है। जैसे मैच्योर आदमी जो मैच्योरिटी में जो लोग होते हैं, अब उनकी अलग मुश्किलें हैं। जो लोग 40 साल के होते हैं उनकी अलग मुश्किलें हैं, किशोरों की अलग मुश्किलें हैं। तो ये डेवलपमेंट का प्रोसेस, उसके साइकोलॉजिकल प्रोसेस को जानना, ये सर आपके लिए कच्चे माल को प्रोसेस करने के लिए एक तरह से कैटलिस्ट का काम करेगा। बाकी तो अपने भीतर से होगा। शेक्सपियर कौन सी साइकोलॉजी पढ़ने गए थे, टॉल्स्टॉय कौन सी साइकोलॉजी पढ़ने गए थे, और डॉस्टोवेस्की कौन
साइकोलॉजी पढ़ने के, इन लोगों ने तो फ्रॉइड बना दिया। तो दरअसल लिटरेचर तो फ्रॉइड के हिसाब से साइकोलॉजी के पहले आता है, लिटरेचर और साइकोलॉजी उसको फॉलो करता है। बंद कर रहा हूँ, बंद हाँ, थोड़ा देर से चालू नहीं बता दे। तो लेकिन जो डेवलपमेंट में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो है चाइल्डहुड ट्रॉमा। ये चाइल्डहुड ट्रॉमा हम लोग अपने समाज में कि 5 साल के दुलार करो, उसके बाद थोड़ा पिटाई करते रहो, 10 वर्षानी ताड़े और 15 वर्षानी प्राप्त हो पुत्रम मित्रम समाचार। इस चक्कर में बच्चे 5 साल के बाद पिटने लग जाते हैं। तो ये चाइल्डहुड ट्रॉमा, लेकिन चाइल्डहुड ट्रॉमा के जो आयाम हैं, अच्छा उसके जो प्रविधियां, उसके तरीके हैं, वो समय के साथ बहुत बदले हैं और पूरी तरह से मनुष्य को प्रभावित करते हैं। और सभ्यता के विकास में अलग अलग ढंग से चीजें आई हैं और नए नए ढंग से बच्चे आज आपको अगर लगता है कि बच्चे को मोबाइल पर पकड़ा दिया और बच्चा खेल रहा है और बच्चे को हमने कभी पिटाई नहीं की, नहीं, वो मोबाइल फोन की बहुत सारी चीजें हैं जो उसको ट्रॉमेटाइज कर रही हैं, उसको अलग तरीके से उसके अंदर हिंसा कर रही हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एंगल है कैरेक्टर डेवलपमेंट में कि आप उसके बारे में सोचें और उसके बारे में मैं अंत में जब बात कहूँगा तो समराइज करने में कैसे इसकी भूमिका होगी ये इसकी तरफ इशारा करूँगा। तो जो जिंदगी की जो कहानी है, राशि प्रोडक्शन की फिल्म नहीं है। कहानियां जो होती है वो उतनी सरल सिंपल नहीं होती हैं। मंटो साहब को याद कीजिए जो कहते हैं बुरी और कमी कहानियां होती हैं। बैठ के कुछ बुरे लोग जो होते हैं वो ज्यादा आपको सोचते हैं और आपका काम क्या है, लेखक का काम क्या है? लेखक का काम क्या है? लेखक समाज को संबोधित केवल नहीं करते हैं, आप समाज को आप एक तरह से चुभाते हैं, सुई ना पिन चुभाते हैं उनके चिंतन पद्धति में, उनको आप छेड़ते हैं, उनको आप प्रोवोक करते हैं सोचने के लिए। तो आपको तो मेटाफर वैसे ही उठाने पड़ेंगे। नॉर्मेलिटी जो है ना, मैं यही कहता हूँ कि नॉर्मेलिटी में है मैसेज। स्टोरी वही है जहाँ की बात है, जहाँ डेविएशन है, जहाँ विचलन है, कहानियां वहीं से शुरू होंगी। सीधे में कहानी की संभावना आप बहुत नहीं तलाश कर सकते हैं। अगर आप तब भी वहां कहानी गा रहे हैं, तब भी उनके भीतर विचलन है, उनके भीतर कुछ दबित चीजें हैं, उनके भीतर कुछ दुख है, वो जो नहीं कर पाए, वो शराफत का मास जो चल रहा था उसके भीतर हसरतें तन किए गुनाहों की जो पल रही थी वो भी बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं, तभी कहानी वहां पर होती है। तीसरी बात इंपॉर्टेंट है कि 20% से ज्यादा लोग मानसिक रूप से बीमार हैं, जिनको इलाज की जरूरत है। तो आपकी कहानियों में कोई लोग भी आएंगे, कैसे छोड़ सकते हैं? अब आजकल LGBTQ कैरेक्टर्स आ रहे हैं कि नहीं आते हैं? पहले उन पर बात नहीं होती थी, पहले बहुत कम चीजें कही गई, अब उन पर ज्यादा सोचा जा रहा है, कहा जा रहा है, क्योंकि वो समाज में सक्रिय रूप से अपनी भूमिका निभा रहे हैं। उसी तरह से जिनको आप दिव्यांग कहते हैं उनकी मुश्किलें, तो ये भी सोचा जाए कि हम लोग सबके भीतर उसका मानसिक बीमारी प्रकट हुई हो ना हो, लेकिन उसके कंपोनेंट्स किसके भीतर बात नहीं होती है। क्या कि अगर आप उसके साथ एडजस्ट कर रहे हैं, वो आपके लाइफ को चलने दे रहा है, वो आपको इस तरह से नहीं ध्वस्त कर रहा है कि रोजमर्रा के काम में बाधा कर दे, तो चल रहा है। और जैसे ही वो थोड़ा बड़ा हो गया, डिस्टर्ब करने लगा, तो आप मानसिक रूप से बीमार हो गए। फर्क इतना ही, कोई अंतर नहीं। किसके मन में शक नहीं होता है? कोई दिल पे हाथ रख के आप सोचिए, किसके मन में शक? किसने कभी शक नहीं किया होगा अपने दोस्त पे, अपने माँ बाप पे, अपनी पत्नी पे, अपने पति पे? वो आएगा, लेकिन क्या है कि फिर उसको लॉजिकली लोग निपटा लेते हैं तो खत्म हो गई, वो नॉर्मल आएगा, कैसे नहीं आएगा? तो आपकी कहानियों में वही आएगा जिसकी थोड़ा सा ये जो जीवन है इसको जानना जरूरी है। और मैं 3 उदाहरण दे रहा हूँ। इसमें 3 तस्वीरें हैं। जो सबसे बुजुर्ग हैं उनको पहचान रहे हैं आप लोग? वही उर्दू के अफसाना निगार हैं। वेरी गुड, कृष्णचंद्र कितने अनोखे कहानीकार हैं। मतलब क्या कहानियां कहते हैं, क्या कमाल की किस्सा कोई होती है। और मतलब सेक्रेटरी जब हम पढ़ रहे थे उसके पहले वो कहानी पढ़ गए कि
लेकिन राजा साहब जमे नहीं, कोई दवा असर नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा, वो बैठे। उसके बाद एक उस जमाने में जब मैं पिछले अवतार में था, पिछला जन्म जो मेरा था, जो चंद्र साहब लिख रहे थे कहानी या राजा साहब की कहानी जो थी, तो मेरे जैसा एक आदमी पहुंचा वहां पे, उन्होंने कहा कि मैं राजा साहब ठीक कर दूंगा। तो वो आगे कैसे, कहा कि नहीं करो सजा मिलेगी, इतने सारे लोग धमका दिया गया। कहा ठीक है जो करना हो कर देना, मैं ठीक करूंगा। गए राजा साहब को देखा, मैं ऐसे ठीक से बात किया, उसके बाद बोला हाँ ये बहुत रेयर बीमारी है, बहुत रेयर। इतनी किताबें पढ़ी है मैंने, इतनी दुनिया देखी है, लेकिन मुझे कहीं दुनिया के किसी जर्नल में रेफरेंस नहीं इस बीमारी का। राजा साहब मुस्कुरा के खुश, मेरी बीमारी बड़ी रेयर है, दुनिया के किसी किताब में कहीं नहीं है। तो उसके बाद कहता है धीरे से, लेकिन मेरे गांव में नहीं, मैंने एक केस देखा। राजा साहब थोड़ी ऐसे देखा, से थोड़ी सी त्योरियां चढ़ी, कहा कि मेरे गांव में एक भंगी है, उसको यही बीमारी हुई। इतना कहना था कि राजा साहब खड़े हुए, तलवार निकाली और बोले कि तब 2 टुकड़े कर दूंगा, लोग उसको पकड़ो इसको। लोग दौड़े, मुड़ के कहा कि राजा साहब ठीक हो गए। अब ये जो साइकोलॉजिकल स्टोरी है, दुनिया का कोई, मैं उसकी थ्योरी में नहीं कह रहा हूं, दुनिया का कोई भी साइकोलॉजिस्ट साइकाट्रिस्ट उसको नेगेट नहीं कर पाएगा। एक और उपन्यास है स्वप्नपाश, आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, काफी लोगों ने पढ़ा होगा, क्योंकि मुझे मेरा सौभाग्य है कि मनिका से परिचय उस उपन्यास के माध्यम से ही हुआ था, और उसका ड्राफ्ट पढ़ने का मौका मिला था, हमने ड्राफ्ट डिस्कस किया था, और तब मुझे लगा कि ये लिखने वाले जो हैं, लेखिका जो हैं, इनकी पढ़ाई क्या हुई होगी, क्योंकि उसमें वो सारे आप कल्पना नहीं करते। उसमें स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में कई और एक थियरी है, स्किज़ोफ्रेनियोजेनिक मदर की थियरी, कि माएँ अपने व्यवहार से, एम्बिवेलेंट व्यवहार से स्किज़ोफ्रेनिया क्रिएट कर देती है। हालांकि थ्योरी अब साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, स्किज़ोफ्रेनिया एक ब्रेन डिजीज है। जैसे अब उसका हमारे साहब कहते हैं कि बाप भी ऐसा होता है, कहते बाप भी स्किज़ोफ्रेनिक हो सकता है। उस थियरी से बाप कहता है कि डोंट ओबे माय कमांड्स, बेटा को बोलता है व्हेन आई एम ड्रंक। अब बेटा को क्या पता कि कब तुम पिया है कब नहीं पिया है। तो ये एम्बिवेलेंट तरीका है। तो ये जो एम्बिवेलेंस है, उसमें क्या नहीं, मतलब वो मदर का व्यवहार से लेकर के, और फादर और फैमिली और बच्चे का पूरा ऑर्गेनिक डेवलपमेंट, और उसके बाद उसके डिल्यूजन्स और सब, और तो और बाउंड्री वायलेशन का कॉन्सेप्ट, कि डॉक्टर अपनी बाउंड्री वायलेट करके पेशेंट के साथ इमोशनल रिलेशन में जाने लग जाएगा। ये मतलब हम लोग जानते थे, लेकिन इसके लिए हमारे साइकियाट्रिक सोसाइटी में इसके लिए कमेटी नहीं थी, तो उसके लिए अलग से उसको गाइडलाइंस बनाया गया। इंडिया में कहीं गाइडलाइन नहीं बना हुआ था, लेकिन वो भी उपन्यास में। अब मैं जब सेक्रेटरी बना, उसके बाद जब मैं पढ़ा तो मैं ट्रेजरर था, सेक्रेटरी ने कमेटी बनाई बाउंड्री वायलेशन पे, और वो बनी, वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में भी चली गई वो चीज। और वो तो मैं अब क्या बोलूं कि यार एक लेखक ने रास्ता दिखाया कि यार अपने यहाँ कमेटी बना लो, उन्होंने काम नहीं किया है। तो ये भी एक इस लेवल तक ये होता है काम करना, ऐसे लिखा जाना चाहिए। एक इसमें और एक तस्वीर है, मैं इनसे नहीं मिला हूँ, नाम इसमें आप पढ़ पा रहे होंगे, वैभव से लिखा हुआ एक कहानी है, मनोचिकित्सक, समालोचन ब्लॉग, समालोचन का ब्लॉग आई थी, अब तो वेबसाइट पर एक पत्रिका है। कहानी अच्छी है, बहुत अच्छी कहानी है, आप भी पढ़ सकते हैं उसमें। बस उसमें जो खास बात है वो ये कि वो तय नहीं कर पाते हैं कि दूसरे के देखने जा रहा है मनोचिकित्सक, वो साइकोलॉजिस्ट है या साइकियाट्रिस्ट, तय करना। आपको अगर कोई सुसाइडल पेशेंट है, उसको आप ऐसे लाइटली कोई नहीं लेगा, कोई साइकियाट्रिस्ट उसको ट्रीट करेगा मेडिकली, उसको इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी के ट्रीट करेगा, उसको मरने के लिए नहीं छोड़ेगा। दूसरी बात ये कि उनको पता ही नहीं वो चल रहा है कि मरीज को डिप्रेशन है कि स्किज़ोफ्रेनिया है। जब मैंने कहा कि भाई डायग्नोसिस को लेकर आपने गड़बड़ करनी है, ये मरीज प्लेन सिंपल डिप्रेशन का है, मेजर डिप्रेशन में जाता है, सुसाइड करता है, और आप इसको स्किज़ोफ्रेनिया बता रहे हैं, तो लड़ गए। उन्होंने जवाब दिया कि आप लोग समझते हैं कि आप ही लोग काबिल हैं,
32 साल से यही काम करता हूँ। अब ये तो एक पहचान नहीं पाऊँ तो क्या करें। ये नहीं, ऐसे कहानी नहीं लिखी जानी चाहिए। इसके लिए मैं इसको कोट कर रहा हूँ। इस बात का मुझे अंदाजा है कि खबर दूर तक जाएगी और मुझे पीटने वाले लोग भी आ सकते हैं, कोई बात नहीं, प्यार पी सकते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप ऐसे बात उठाते हैं, कोई अगर किसी को मान लिया कोई अगर घुटने के अगर चल नहीं पा रहा है या किसी को मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, कोई बीमारी है, पढ़ लीजिए उसके बारे में, बताने वाले लोग भरे पड़े हैं। और प्लीज गूगल सर्च से काम उसके भरोसा मत कीजिए, कोई पढ़ने वालों फील्ड के आदमी से बात कर लीजिए, क्योंकि वहां पे बहुत कुछ है। दिव्य ज्ञान चित्राया हुआ है गूगल पे, और उस दिव्य ज्ञान में कहीं भी कुछ हासिल हो सकता है। उसमें रामदेव बाबा केवल आयुर्वेद में ही नहीं, सब जगह है। तो रामदेव बाबा के क्लोन सब जगह भरे हैं, वहां से सीखना बहुत जरूरी है। फाइनली ABCDEF पे आके मैं बात खत्म करना चाहता हूँ कि कैरेक्टर के बारे में बात करिए। A अपीयरेंस, लुक्स एंड पर्सन। केवल लुक्स में तो सब आ गए, कपड़े से लेकर सब, लेकिन पर्सन कौन सा मुखौटा कैसे। दूसरा बैक स्टोरी। बैक स्टोरी बहुत जरूरी है। हर कोई भी पात्र कहीं पे है, उसकी अगर आप उसकी बैक स्टोरी ना भी लिख रहे हो तो उसकी बैक स्टोरी आपके बैक ऑफ द माइंड में होनी चाहिए। वो सीक्वल लिखने में काम आएगा अगर बैक स्टोरी रहेगी तो, या फिर कहानी को उपन्यास से बदलने में काम आएगा। तो बैक स्टोरी बहुत जरूरी है, क्योंकि बैक स्टोरी से ही फॉर्मेशन ऑफ सेट होता है। और आपका जो उपन्यास है, कहानी के पात्रों का काम है वो छायाओं का ही नृत्य है, वो छाया नाट्य है, छाया नाच। फिर कैरेक्टर के कॉन्फ्लिक्ट्स, मेरे ख्याल में पिछले साल कॉन्फ्लिक्ट्स को लेकर बहुत लंबा अच्छा सत्र हुआ था, मुझे बहुत अच्छी तरह याद आ रहा है। मोटिवेशंस, गोल्स, आप कैरेक्टर के बारे में कोई भी अगर कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फिर कहानी बनेगी नहीं। तो कॉन्फ्लिक्ट बहुत जरूरी है। फिर आपको क्या विकसित करना है, हर कैरेक्टर का बस फिनिश करने जा रहा हूँ, शीट का था मेरे पास, तो बस खत्म हो गया, बस खत्म। लास्ट स्लाइड के पहले बस सारे। तो हर पात्र की एक आवाज होती है, उसकी एक वॉइस, उस वॉइस को जैसे आपको अपने लेखन में अपनी आवाज पानी है, उसी तरह से पात्र को भी अपनी आवाज पानी है। वो पात्र बोलेगा तो उसी अंदाज में आनंद आएगा। बाबू मोशाय है, अब बाबू मोशाय की आंखों में धीरे धीरे मुस्कुरा रहेगा। बाबू मोशाय की आंख बोलती है और आनंद का मुंह बोलता है पूरी फिल्म में। तो ये उसकी आवाज और उसका मिलियो एक्सटीरियर, बाहरी परिवेश, उसको वो आपको ध्यान में रखना है। फिर इनर सेल्फ और उसका मिलियो इंटीरियर, भीतर का जो सब कुछ सारा संसार है, उसको भी आपको ऑर्गेनिकली इवॉल्व करना है। जैसे जैसे अंत में कुछ एफ याद रखिए, एफ वर्ड, फ्रेंड्स एंड फोर्स, फाइंड्स एंड फेलियर्स, फेयरिंग एंड पनिशमेंट्स। जोसेफ कैम्पबेल की किताब है हीरो जर्नी, उसमें शुरू करता है एक जगह से, आम आदमी शुरू करता है, लंबी यात्रा करता है, रास्ते में डेमॉन्स मिलते हैं, हेल्प करने वाले फेरीज मिलते हैं, फरिश्ते मिलते हैं, फिर वो जाता है समाज में कुछ लेके लौट के आता है। हर बात एक हीरो जर्नी करता है, चाहे वो 1.5 इंच की जर्नी करे या 150 पेज की करे, उसकी मुस्कान 1.5 इंच हो या 150 फीट की मुस्कान हो, लेकिन उसकी लंबी यात्रा होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वो कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिए। और फैटलिटीज, भंगुरताएं उसकी नश्वरताएं, उसकी नियतियां, लेकिन सबकी जड़ें पूरे के पूरे इवोल्यूशन में। फाइनल वर्ड, आप लोग दिल पे हाथ रख के सोचें कि क्या हम लोग जिंदगी में एक दूसरे को पूरी तरह समझ सकते हैं। 40-45 साल पहले मेरी शादी हुई थी। हम तो दावा नहीं करते हैं कि हम अपनी बेगम साहिबा को अच्छी तरह समझते हैं, बेगम साहिबा को अच्छी तरह समझते हैं, नहीं। इसकी ये मेरी उम्र बहुत ज्यादा है, तो ये मैं कह सकता हूँ कि मेरा अनुभव तो यही कहता है। लेकिन आना करें को आप समझते हैं, आना को एक आदमी है, जो लोग पढ़ता है समझ जाता है ना। कली का कथा बाईपास के पात्रों को आप अच्छी तरह आप जब जानते हैं तो आप समझ जाते हैं कि अच्छा वो किसकी कहानी है, क्या कहानी है, क्या हुआ होगा, सब कुछ आप सब कुछ जान जाते हैं। नॉवेलिस्ट जितना चाहता है उतना जरूर समझता है, यानी आपको जानना है, आपको सब कुछ समझा देने का काम करना है। तो चरित्र ऐसे गढ़िए, कह दिए, सब बता दी, सब सामने ला दी,
शुक्रिया, बहुत बहुत। खड़े होकर जरा सर का है ना, थोड़ा सा खड़े होकर अरे भाई जान का भंडार करें भाई।